हर बच्चा मासूम होता है, लेकिन अगर मासूमियत सिर्फ नकाब हो तो आज की मूवी ऑर्फन सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि ट्रस्ट और धोखे की कहानी है। कहानी शुरू होती है केटी और जॉन से, जो अपने बच्चे को जन्म से पहले ही खो चुके थे। इस लॉस ने केटी को इमोशनली तोड़ दिया था। घर में पहले से 2 बच्चे हैं, डेनियल और छोटी सी मैक्स, जो बोल और सुन नहीं सकती। अपना दर्द कम करने के लिए ये कपल ऑर्फनेज से एक बच्ची अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एस्टर नाम की एक बच्ची से होती है। वो 9 साल की, शांत, मैच्योर और दूसरे बच्चों से अलग थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। एस्टर उन्हें परफेक्ट लगती है। वो एस्टर को अडॉप्ट करने के सिलसिले में सिस्टर एबिगेल से मिलते हैं। सिस्टर एबिगेल उन्हें एस्टर के बारे में कुछ बातें बताती है, जैसे वो अपने गले और कलाई में रिबन बांध कर रखती है। उनका कहना था कि एस्टर को रशिया से लाया गया है और जो फैमिली उसे यहाँ लाई थी उनके घर जलने की वजह से मौत हो चुकी है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ केटी और जॉन एस्टर को अपने घर ले जाने आए थे। घर आते ही एस्टर शरीफ और समझदार लगती है। वो हर किसी से पोलाइटली बात करती है, मगर हम यहाँ एक चीज नोट करते हैं कि डेनियल को एस्टर कुछ खास पसंद नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ एस्टर मैक्स के साथ बहुत अच्छा बाउंड बना लेती है। एक दिन स्कूल में कुछ लड़कियां एस्टर को बुली करती हैं उसके कपड़े और उसके हाथ में पकड़ी बाइबल की वजह से। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां एस्टर केटी से पियानो बजाना सीख रही थी। केटी एस्टर के साथ अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए उससे कुछ अपनी दिल की बातें शेयर करती है। केटी जेसिका को एक डायरी दिखाती है जिसमें वो अपने तमाम यादगार पलों की तस्वीरें रखा करती थी। डायरी में जेसिका का नाम नोट करके एस्टर केटी से जेसिका के बारे में पूछती है, जिस पर केटी एस्टर को जेसिका की कब्र दिखाती है जहाँ इन्होंने सफेद रंग के फूल उगाए हुए थे। केटी एस्टर से कहती है कि इन फूलों को देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आती है, इसीलिए ये फूल मेरे लिए बहुत अहम है। रात को डिनर के बाद केटी और जॉन बच्चों को सुलाकर किचन में ही रोमांस करने लगते हैं कि तभी एस्टर उन्हें देख लेती है। अगले दिन केटी एस्टर को सिचुएशन समझाने के लिए जाती है तो एस्टर उससे एस वर्ड का यूज करके कहती है कि मुझे सब पता है। ये सुनकर केटी थोड़ा सा शॉक होती है कि 9 साल की बच्ची कैसी बातें कर रही है। बाद में केटी और जॉन इस पर बात करते हैं। केटी जॉन से कहती है कि हमें एस्टर को किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाना होगा, मगर जॉन को ये सब बातें फजूल लगती हैं। वो केटी से कहता है कि सिर्फ एक वर्ड की वजह से हम किसी बच्चे को थेरेपिस्ट के पास नहीं ले जा सकते। जॉन इस चीज से इनकार कर देता है। थोड़ी देर बाद जॉन दोनों लड़कियों को लेकर पार्क में जाता है जहाँ उसकी नेबर उससे फ्लर्ट करने लगती है। जेसिका उन दोनों को गौर से देख रही होती है कि तभी उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ती है जिसने उसे स्कूल में बुली किया था। जेसिका उस लड़की से बदला लेने के लिए उसके पीछे जाती है और जब वो स्लाइड ले रही होती है तो उसे वहां से धक्का दे देती है। ईस्टर को लगता है कि उसे ऐसा करते किसी ने नहीं देखा, मगर छोटी मैक्स वहीं पर मौजूद थी जिसने ये सारा मंजर देखा था। मैक्स घर जाकर ये सारी बातें केटी को बताती है। केटी को ये सब बहुत अजीब लगता है, मगर जैक इसे बच्चों की लड़ाई समझकर भूल जाने को कहता है। खाना खाते हुए डेनियल की एस्टर से किसी बात पर बहस हो जाती है। जॉन डेनियल से माफी मांगने को कहता है, मगर वो ऐसा नहीं करता और गुस्से में वहां से चला जाता है। इस बात की सजा के तौर पर अगले दिन जॉन डेनियल के ट्री हाउस की चाबी उससे ले लेता है। दूसरी तरफ हम केटी को देखते हैं जो दोनों लड़कियों के साथ स्टोर आई हुई थी कि तभी उसे सिस्टर एबिगेल का फोन आता है। वो एस्टर को सिस्टर से बात करने को कहती है, मगर वो इससे साफ इनकार कर देती है। फिर केटी दूर जाकर सिस्टर एबिगेल से बात करने लग जाती है और उन्हें अब तक की हुई तमाम घटनाओं के बारे में बताती है। दूर खड़ी मैक्स केटी के होंठों को पढ़कर केटी और एबिगेल के दरमियान हो रही सारी बातें एस्टर को बताती है। उस रात एस्टर बिल्कुल सही पियानो बजाती है जिसे देखकर केटी हैरान रह जाती है। केटी एस्टर से पूछती है कि तुम अब तक ये नाटक क्यों कर रही थी। इस बात पर एस्टर जवाब देती है कि आपने ही मुझे सिखाने को कहा था, न कि आपने मुझसे ये पूछा कि तुम्हें आता है या नहीं। उस रात जॉन और केटी के दरमियान ईस्टर को लेकर बहुत बहस होती है और हमें दिखाया जाता है कि ईस्टर दूसरे रूम में इनकी बहस सुनकर बहुत खुश हो रही थी। एक दिन सिस्टर एबिगेल उनके घर आती हैं। वो जॉन और केटी से ईस्टर के पास्ट के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। वो केटी और जॉन को बताती हैं कि एस्टर ने पहले भी बहुत से बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, मगर उसके खिलाफ सबूत न होने की वजह से हम कोई एक्शन नहीं ले पाए। दूर खड़ी एस्टर ये सब कुछ सुन लेती है और मदद के लिए मैक्स के पास जाती है। वो मैक्स से कहती है कि अगर उसने उसे नहीं बचाया तो वो बुरी औरत उसे यहाँ से ले जाएगी। केटी को सिस्टर एबिगेल की बातें काफी हद तक सही लग रही थी, मगर जॉन उनकी बात मानने को तैयार नहीं था कि ये 9 साल की बच्ची इतना सब कुछ नहीं कर सकती। एस्टर को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की बात पर केटी बहुत जोर देती है, जिस पर जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो एस्टर को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने पर तैयार हो जाता है। एस्टर मैक्स से ट्री हाउस की चाबी लाने को कहती है। मैक्स से चाबी लेने के बाद वो जॉन के केस में से उसकी गन निकाल लेती है। गन में वो एक गोली डालती है और उसे मैक्स पर पॉइंट कर देती है, जिससे मैक्स
बहुत घबरा जाती है। सिस्टर एबिगेल के घर से निकलते ही वो दोनों भी घर से निकल जाते हैं। एस्टर मैक्स को एक ब्रिज पर ले जाती है। वो मैक्स से कहती है कि हम इस औरत को इतना डरा देंगे कि ये वापस यहाँ पर आने का कभी नहीं सोचेगी। सिस्टर एबिगेल की गाड़ी के करीब आते ही एस्टर मैक्स को रोड पर धक्का दे देती है। सिस्टर एबिगेल की गाड़ी मैक्स के ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि सिस्टर एबिगेल अपनी गाड़ी को मोड़कर मैक्स को बचा लेती हैं। मैक्स को रोता देखकर वो मैक्स के पास आती हैं कि एस्टर पीछे से आकर उनके सर पर हथौड़ा मार देती है। एस्टर मैक्स से सिस्टर एबिगेल को रोड से हटाने के लिए हेल्प मांगती है। वो दोनों मिलकर सिस्टर एबिगेल को ब्रिज से नीचे गिरा देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि सिस्टर एबिगेल अभी मरी नहीं है। वो अपनी कार के पास जाने की कोशिश करती हैं कि तभी पीछे से एस्टर आकर उन्हें इतने हथौड़े मारती है कि उनकी जान निकल जाती है। सिस्टर एबिगेल को मारने के बाद एस्टर मैक्स के साथ ट्री हाउस जाती है। वहाँ वो उस हथौड़े और अपने खून आलूदा कपड़ों को छुपाती है। डेनियल इन दोनों को छुपकर ट्री हाउस से निकलता हुआ देख लेता है। एस्टर को शक तो होता है कि उन्हें किसी ने देखा है, मगर इस वक्त वो इस बात को इग्नोर कर देती है। उस रात एस्टर डेनियल के कमरे में जाती है और उसके गले पर चाकू रख के उसे पूछती है कि तुमने क्या देखा। डेनियल साफ साफ मना कर देता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। उसकी ये बात सुनकर एस्टर उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखना अगर तुमने कुछ भी देखा हो तो। डेनियल एस्टर की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगले दिन केटी और जॉन एस्टर को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। जब एस्टर बाहर इंतजार कर रही थी तो साइकेट्रिस्ट केटी और जॉन से कहती है कि एस्टर बिल्कुल ठीक है, मसला उसके साथ नहीं बल्कि केटी के साथ है। शायद केटी अपने तीसरे बच्चे के खोने की वजह से अभी भी परेशान है। एस्टर तो बस केटी के करीब आना चाहती है। जॉन को भी साइकेट्रिस्ट की बातें सही लगती हैं। दूसरी तरफ हमें एस्टर को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में जाकर खुद को मारना शुरू कर देती है। उसके साथ कुछ तो मसला है, नहीं तो नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करता। घर पहुंचकर केटी के पास ऑर्फनेज से फोन आता है। वो केटी से कहते हैं कि सिस्टर एबिगेल इनके साथ मीटिंग के बाद अभी तक वापस नहीं लौटी। पुलिस जब सिस्टर एबिगेल को तलाश करती है तो उन्हें सिस्टर एबिगेल की बॉडी ब्रिज के पास मिलती है जहां एस्टर ने उन्हें मारने के बाद छोड़ा था। पुलिस ऑफिसर केटी और जॉन से पूछते हैं कि उन्हें किसी पर शक तो नहीं, जिस पर वो मना कर देते हैं कि उन्हें किसी पर शक नहीं। पुलिस ऑफिसर्स के जाते ही हमें एस्टर को दिखाया जाता है जो अपने रूम में अपने एक्वेरियम की लाइट ऑन ऑफ कर रही होती है, जिस वजह से एस्टर की बनाई गई नॉर्मल सी फोटो बहुत ही हॉन्टेड लगती है, जो शायद इसने इसी फैमिली के लिए बनाई थी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां केटी डिस्टर्ब बच्चों के बारे में इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रही होती है और जो कुछ भी इसे पता चलता है वो जाकर जॉन को बताती है, मगर जॉन इस बार भी केटी की बातों का यकीन नहीं करता। केटी जॉन से कहती है कि वो रशिया के ऑर्फनेज से कॉन्टेक्ट करेगी ताकि वो एस्टर के बारे में उनसे कुछ मालूमात हासिल कर सके। यहाँ हम जॉन के चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसा नहीं चाहता। जब केटी रशिया के ऑर्फनेज कॉल करके एस्टर के बारे में पूछती है तो उसे एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि वहाँ एस्टर नाम की लड़की का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम केट को देखते हैं जो किचन में काम कर रही थी। एस्टर उसके पास कुछ फ्लावर्स लेकर आती है। केट उन फ्लावर्स को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो फ्लावर उसकी बेटी की ग्रेव के थे, वही व्हाइट फ्लावर्स जो हमने पहले भी देखे थे। केटी एस्टर का हाथ जोर से पकड़ लेती है और उससे वो फ्लावर्स लेने की कोशिश करती है कि तभी जॉन आता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, मगर केटी रोते रोते अपनी बेटी की ग्रेव पर जाकर उससे बातें करने लगती है। उसी रात एस्टर गिराज में जाकर अपना हाथ तोड़ लेती है और जब जैक उसके पास उसकी तबीयत पूछने आता है तो वो जैक से कहती है कि उसका हाथ बहुत दुख रहा है और जब जैक उसका हाथ चेक करता है तो वो टूटा हुआ था। डॉक्टर के पास से वापस आने पर जैक उसे अपने बेड पर ही सुला लेता है। जब केटी रूम में आती है तो जैक उस पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने एस्टर का हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ा, जिस पर केटी जैक से कहती है कि उसने इतना जोर से नहीं पकड़ा था। थोड़ी देर बाद केटी एक स्टोर में जाकर शराब की 2 बोतलें खरीदती और घर आकर काफी देर तक उन्हें घूरती रहती है, मगर पीने के बजाय वो उन बोतल्स में से एक बोतल को वॉश बेसिन में बहा देती है। अगले दिन जब केटी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो कार से निकलते ही डैनियल का बैग फट जाता है। केटी डैनियल की मदद करने के लिए कार से उतरती है कि तभी पीछे से एस्टर आकर गाड़ी को चला देती है। हालांकि गाड़ी में उस वक्त मैक्स मौजूद थी। गाड़ी तेजी से पीछे जाना शुरू हो जाती है। केटी और आसपास खड़े लोग गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर पाता और गाड़ी खुद ही पीछे बर्फ के ढेर में जाकर रुक जाती है और केटी जल्द ही गाड़ी के पास पहुंचकर मैक्स को गाड़ी से निकालती है जो उस वक्त तक बहुत ही डर चुकी थी। उस रात डॉक्टर ब्राउन जो कि केटी की साइकेट्रिस्ट थी, जॉन के कहने पर उनके घर आती हैं। जॉन उन्हें सुबह हुई घटना के बारे में बताता है और साथ ही वो शराब की बोतल भी दिखाता है जो केटी ने कल रात फेंकी नहीं थी। साइकेट्रिस्ट केटी से कहती है कि उसने रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसके लिए जगह बुक की है ताकि उसकी सेहत में कुछ सुधार आए। इस पर केटी उन्हें शराब वाली बात सच सच बताती है कि उसने वो खरीदी जरूर थी लेकिन पी नहीं है।
मगर वो दोनों केटी की किसी बात पर यकीन नहीं करते, उल्टा उसे एक पुरानी बात याद दिलाते हैं जब उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और उसकी वजह से मैक्स पानी में डूबकर मरते मरते बची थी। दूसरी तरफ हमें मैक्स को दिखाया जाता है जिसे एस्टर धमका रही होती है कि तुमने अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी मॉम को जान से मार दूंगी। फिर हमें डैनियल को दिखाया जाता है जो एस्टर से छुपते हुए मैक्स के कमरे में पहुंचता है। वो मैक्स से सुबह हुई घटना के बारे में पूछता है कि क्या उसमें एस्टर का हाथ है, जिस पर मैक्स उसे अपनी बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स दिखाती है जिन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि मर्डर और बाकी सारी अजीबोगरीब हरकतें एस्टर ने ही की थी। डैनियल मैक्स से कहता है कि वो ट्री हाउस जाकर कुछ सबूत इकट्ठा करेगा ताकि वो सबके सामने एस्टर का सच ला सके। तभी हमें एस्टर को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ी डैनियल की सारी बातें सुन रही थी। रात के वक्त एस्टर चुपके से मैक्स के कमरे में जाती है ताकि उसको लेकर यहाँ से भाग सके। वो मैक्स को उठाने ही वाली थी कि तभी रूम की लाइट ऑन हो जाती है और उसकी नजर सोफे पर बैठी एस्टर पर पड़ती है। एस्टर केटी को उसकी डायरी दिखाते हुए उसकी पुरानी गलतियां याद दिलाती है, मगर केटी को इस बार उसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से एस्टर गुस्से में केटी को उसकी डायरी पकड़ाकर कमरे से बाहर चली जाती है। अगले दिन केटी फिर से ऑर्फनेज कॉल करती है, मगर इस मरतबा भी उसे वहाँ से कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद केटी एस्टर का रूम चेक करने लगती है, जहाँ उसे एस्टर के टॉयज में से एस्टर की बाइबल मिलती है। जब वो इस बाइबल को चेक कर रही थी तो उसे उस बाइबल में कुछ आदमियों की तस्वीरें और साथ ही एक इंस्टीट्यूशन का नाम पता चलता है, सारने इंस्टीट्यूशन। इसके बाद केटी इंटरनेट पर सारने इंस्टीट्यूशन के बारे में सर्च करने लगती है। जब केटी इंटरनेट पर मौजूद नंबर के जरिए उनसे कॉन्टेक्ट करती है तो उसे वहाँ से पता चलता है कि वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। इस दौरान डैनियल ट्री हाउस जाता है ताकि एस्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। डैनियल जब मैक्स की बताई जगह पर चेक करता है तो वहाँ उसे कोई सबूत नहीं मिलते। तभी उसकी नजर पीछे पड़ती है जहाँ एस्टर खड़ी थी उन सबूतों के साथ, और वो उन सबूतों पर पेट्रोल फेंक कर उन्हें आग लगा देती है। उन सबूतों के साथ साथ ट्री हाउस भी जलने लगता है। एस्टर डैनियल को ट्री हाउस में बंद करके वहाँ से जाने लगती है। डैनियल किसी न किसी तरह करके ट्री हाउस की छत तक पहुँचता है, मगर ट्री हाउस अभी भी आग में जल रहा था। तभी डैनियल का पांव स्लिप होता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम केटी को देखते हैं जो एस्टर के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी कि तभी उसकी नज़र जलते हुए ट्री हाउस पर पड़ती है और करीब ही वो डैनियल को बेहोश देखती है जिसके पास एस्टर खड़ी हुई थी। ये सब देखकर वो डैनियल को बचाने के लिए भागती है। फिर हमें एस्टर को दिखाया जाता है जो एक पत्थर उठाकर डैनियल को मारने ही वाली थी कि पीछे से मैक्स आकर उसे धक्का दे देती है कि तभी केटी भी वहाँ पहुँच जाती है और ये सब लोग डैनियल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में केटी जॉन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ एस्टर का किया धरा है, मगर जॉन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो मुसलसल यही कहे जा रहा था कि वो सिर्फ एक बच्ची है, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर हमें एस्टर को दिखाया जाता है जो गुस्से में डैनियल के वार्ड की तरफ जाती है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करती है, मगर लकीली उसे बचा लिया जाता है। केटी को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो एस्टर के पास जाती है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। केटी को यकीन था कि ये सब कुछ एस्टर ने ही किया है, मगर डॉक्टर और बाकी स्टाफ उसे ही पागल समझने लगते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से केटी बेहोश हो जाती है। होश में आने पर केटी जॉन से डैनियल के बारे में पूछती है और साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करती है कि मैक्स को ईस्टर के साथ अकेला ना छोड़े। इसके बाद जॉन दोनों लड़कियों को लेकर घर आ जाता है। घर आकर जॉन मैक्स को उसके रूम में सुलाने जाता है। ईस्टर मैक्स को गुड नाइट करने के बहाने उसके कमरे में आती है और उसके हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट चुपके से उठा लेती है। जॉन बाहर आकर शराब पीने लगता है कि तभी एस्टर उसके पास बड़ों जैसे कपड़े पहनकर आ जाती है। एस्टर जॉन के बहुत करीब होने की कोशिश करती है, मगर जॉन एस्टर को अपनी बेटी मानता था, इसीलिए वो गुस्से में उससे दूर हो जाता है। इस सब के बाद एस्टर भी गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। इसी दौरान हम हॉस्पिटल में केटी को देखते हैं जिसे सारने इंस्टीट्यूट से डॉक्टर वरावा का कॉल आता है। वो केटी से कहता है कि वो एस्टर को जानता है। एस्टर का असली नाम लीना क्लैमर है और केटी को यहाँ एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि एस्टर असल में कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक औरत है जो एक हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से बच्ची जैसी दिखती है, मगर उसका दिमाग 33 साल की औरत जैसा ही है। डॉक्टर केटी को यह भी बताता है कि एस्टर मेंटल हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक पेशेंट थी। उसे अक्सर इतना गुस्सा आता था कि वो अपने गले और कलाई को काट लिया करती थी। यहाँ पर हमें ये बात क्लियर होती है कि एस्टर अपने हाथ और गले पर रिबन इसलिए बांध के रखती थी ताकि वो अपने इन स्कार्स को छुपा सके। डॉक्टर केटी को बताता है कि एस्टर पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी है। जिस फैमिली ने एस्टर को पहले अडॉप्ट किया था, एस्टर ने उन्हें भी जलाकर मार दिया। डॉक्टर केटी को मशवरा देता है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहती है तो वो उस घर से निकल जाए और फौरन पुलिस को एस्टर के बारे में इन्फॉर्म करे।
ये सब सुनकर केट फौरन घर की तरफ निकल जाती है। घर में एस्टर अपना मेकअप साफ कर रही होती है ताकि कोई ये ना समझे कि वो बच्ची नहीं है। जॉन जब एस्टर से बात करने उसके कमरे में जाता है तो वहाँ उसे एस्टर तो नहीं मिलती, मगर वहाँ उसे उसकी बनाई हुई तमाम खौफनाक तस्वीरें दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ केटी ड्राइव करते हुए जॉन को फोन करती है कि तभी घर की लाइट कट जाती है और जॉन कॉल उठाने के बजाय लाइट चेक करने चला जाता है। जॉन के कॉल न उठाने पर केटी पुलिस को कॉल कर देती है और तेजी से घर की तरफ जाने लगती है। अचानक एस्टर पीछे से आकर जॉन को चाकू मार देती है और वब तक उसको चाकू मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। मैक्स ये सब कुछ देख लेती है। एस्टर मैक्स का पीछा करने लगती है। फिर हमें केटी को दिखाया जाता है जो इतनी तेजी से कार ड्राइव करके आ रही थी कि उसकी कार घर के साथ टकरा जाती है। घर के अंदर आकर वो जॉन को मरा हुआ देखती है जिससे उसे बहुत दुख होता है। जॉन को ऐसी हालत में देखकर उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। केटी मैक्स को उसके रूम में ढूंढने जाती है मगर वो वहाँ नहीं होती। उसके वहाँ ना मिलने पर वो उसे वॉशरूम में चेक करने जाती है। तभी एस्टर केटी पर गोली चला देती है। केटी एस्टर से बचने के लिए अपने बेडरूम में जाकर छुप जाती है। फिर हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो एस्टर से बचने के लिए ग्रीन हाउस में छुपी हुई थी। एस्टर ग्रीन हाउस में मैक्स तक पहुंच ही गई थी कि केटी ग्रीन हाउस की छत पर चढ़कर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो ग्रीन हाउस का शीशा तोड़कर एस्टर के ऊपर गिर जाती है। केटी के ऊपर गिरने से एस्टर बेहोश हो जाती है जिसका फायदा उठाते हुए ये दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और हमें दिखाया जाता है एस्टर जहाँ बेहोश हुई थी अब वो वहाँ मौजूद नहीं है। होश में आते ही एस्टर दोबारा केटी और मैक्स पर हमला कर देती है। फिर हमें फ्रोजन लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ केटी एस्टर के साथ लड़ रही थी। तभी मैक्स एस्टर पर गोली चला देती है मगर वो गोली एस्टर को लगने के बजाय फ्रोजन लेक पर लग जाती है जिस वजह से वहाँ एक गड्ढा हो जाता है और केटी और एस्टर दोनों उस गड्ढे में गिर जाती हैं। केटी एस्टर से उस वक्त तक लड़ती है जब तक वो खुद हार नहीं मान लेती। केटी बाहर निकलने ही वाली थी कि एस्टर दोबारा केटी का पांव पकड़ लेती है और उससे रहम की भीख मांगने लगती है मगर केटी इस बार उस पर रहम नहीं करती और उसे लात मारकर नदी में ही गिरा देती है। ये सिर्फ एक बच्ची को छोड़ना नहीं था बल्कि एक डर को ख़त्म करना था। एक ऐसा डर जिसकी उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी अपने हस्बैंड को खोकर। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। ऑर्फन हमें ये सिखाती है कि हर मासूम चेहरा सच नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा भरोसे के पीछे ही छुपा होता है।